लिए होंगे, हमको जो समझ में आ रहा है। अब दूसरा हम लोग शुरू करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ स्टोमक वाल ड्यूरिंग डाइजेशन। ये आपको हम कल बताए थे इसके बारे में कि आपका जो स्टोमक का वाल है वो आपका कैसे सुरक्षित रहता है। हाँ, कल एक हम क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि सोचो जरा सा आप कि आप जो है ना विभिन्न प्रकार के भोजन को करते हो। जैसे आप क्या करते हो, आप मीट खाते हो, आप रोटी खाते हो, आप जो है ना इवन हड्डियों को चबाते हो, हाँ, ड्राई फ्रूट्स खाते हो। उन सबको आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो आपके मन में आता होगा कि आखिर हमारा जो है स्टोमक या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमारा इतना ज्यादा ताकत है कि किसी भी चीज को पचा देते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को क्यों नहीं पचा देता है? क्योंकि अगर याद हो आपको, गट हम जब पढ़ाना शुरू किए थे, एलिमेंट्री कैनाल जब पढ़ाना शुरू किए थे, तो आपको बताए थे कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना सिर्फ मसल्स का बना होता है, उसमें कहीं कोई और व्यवस्था नहीं होती है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत भी अगर आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो फर्नेस पढ़े होंगे, जिसमें हम लोग क्या करते थे, ओर्स को से एक्सट्रैक्ट करते थे किसी एलिमेंट्स को, है ना, मेटल वगैरह को या नॉन मेटल वगैरह को वहां से एक्सट्रैक्ट करते थे फर्नेस में जला के। आप याद करो, फर्नेस में जो है ना टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता था। तो उसके लिए क्या किया जाता था कि हमेशा फर्नेस में अंदर से जो है ना चूना का जो है एक लेयर चढ़ाया जाता था, और वो क्या करता है, उसको टेम्परेचर से प्रिवेंट करता था, बचाता था। यहाँ भी यही स्थिति है। हमारा जो स्टोमक का जो वाल होता है या आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल होता है, उसका सबसे पहला जो प्रोटेक्शन का जो आपका है ढंग, वो क्या करता है कि अपना जो इनर वाल होता है उस पर म्यूकस का मोटा जो है ना वो आपका दीवार जो है ना बनाता है। और वो जो मोटा दीवार बनाता है म्यूकस का, वो क्या करता है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को घुसने से रोकता है स्टोमक के दीवार पर या इंटेस्टाइन के दीवार पर। ठीक है, तो पहला काम तो ये किया कि वो अंदर से पेंट चढ़ा दिया। और वो पेंट किस चीज का है? वो पेंट म्यूकस का है। म्यूकस क्या है भाई? एक कार्बोहाइड्रेट है, म्यूसिन। उसी का वाटर के साथ जब वो मिल जाता है तो लसलसा पदार्थ बन जाता है। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है अभी भी समझने में कि म्यूकस क्या है, तो नेटा या खखार समझे हो आराम से। नेटा या खखार क्या है? म्यूकस का एक रूप है, कंसंट्रेट फॉर्म में हो जाएगा। ऐसे समान रूप से जो निकलता है ना शुरुआत में नेटा, वो एकदम उजला जैसा, वो आपका म्यूकस हो गया। पानी के साथ मिल गया म्यूसिन तो चपचपा पदार्थ बन गया। ठीक है, और वो म्यूकस जो है आपको क्या करता है, अंदर से लाइन कर देता है। जैसे आप पेंट करते हो, जैसे आप रूम में क्या करते हो, पोचारा करते हो, जैसे आप घर में क्या करते हो, दरवाजा खिड़की पे पेंट करते हो, उसी तरह से लेयर बना देता है अंदर से और आपको प्रोटेक्ट करता है। ये पहला बात हो गया। दूसरा बात है कि जो भी हमारा म्यूकोसा एपिथेलियम होता है, आपको बताया था कि आपका जो गट होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसका सबसे इंटरनल जो लेयर था, हाँ, उस लेयर को म्यूकोसा कहते थे। और म्यूकोसा का सबसे अंदर का जो लेयर था वो आपको बताए थे कि वो क्या होता है, एपिथेलियल सेल होता है, लेयर होता है। वो क्या होता है, काफी टाइट एक दूसरे से सटा होता है। अब टाइट सटा होता है मतलब कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो रहता है ना, एकदम टाइट होता है, बीच में गैप नहीं होता है। और जब गैप नहीं होगा तो बताओ लीक होने का चांस है क्या? नहीं है। जैसे आपका छत है, छत पर कई बार आप देखते होंगे कि पानी लगातार अगर पड़ रहा है और छत में है ना वो बीच में जैन है, गैप है, तो क्या होता है, पानी नीचे आने लगता है और आपका पूरा का पूरा छत खराब हो जाता है, हाँ, वो गिरने लगता है। लेकिन अगर छत बढ़िया से जो है ना कॉम्पैक्ट है, हाँ, उसमें आपका कहीं भी लीकेज का चांस नहीं है, तो क्या होगा, क्या छत खराब होगा? क्या छत खराब नहीं होगा, क्योंकि अंदर घुसेगा ही नहीं वाटर, उसमें ऊपर से ही नीचे नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो छड़ खराब नहीं होगा, छड़ खराब नहीं होगा तो क्या होगा, छत फटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। यही स्थिति आपका किसका होता है, आपके इंटेस्टाइन के दीवार के साथ होता है। और खास करके हम यहाँ स्टोमक पढ़ रहे थे तो स्टोमक के दीवार के साथ होता है कि सारे सेल्स एकदम जो है ना आपके टाइटली क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। टाइटली ज्वाइंट होने के कारण गैप नहीं होता है। गैप जब नहीं होता है तो अंदर नहीं घुस पाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तीसरा जो बता रहे थे, आपको जान के आश्चर्य होगा कि करीब करीब जो है ना 3 से 6 दिन में, औसत 3 से 6 दिन में आपके पूरे के पूरे इंटेस्टाइन का जो अंदर का लेयर है वो बदल दिया जाता है, रिपेयर कर दिया जाता है। ठीक है, अभी हम पेट्रोल पंप पे गए हुए थे, उससे पूछे हम कि भैया आप लोग जो मशीन, ये जो पेट्रोल डालते हो मशीन वाला से, तो इसमें तो आपका मशीन खराब हो सकता है ना, उसका जो है लीटर जो मापते हो वो हो सकता है खराब हो सकता है। तो हमको बताया, बहुत जबरदस्त बात बताया। और रिलायंस वाला हमको बताया
कि सर हम लोगों का जो होता है ना वो आपको एक लिमिट होता है, उसके बाद आपको उसको बदल देना होता है। हम बोले खराब हो चाहे नहीं हो, हाँ खराब हो या ना हो उसको बदल दिया जाता है। वो हर 6 महीने के अंदर में आपका वो क्या होता है, हट जाता है, वहां से नया लगा दिया जाता है, जैसा वो बता रहा था। और यही स्थिति आपके क्या होता है, जस्ट स्टोमक का अंदर का या आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर के दीवार के साथ यही किया जाता है। वो खराब हो या ना हो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, आप सोचो कितना बढ़िया व्यवस्था किया है प्रकृति आपके साथ। लेयर अभी ठीक है लेकिन उस लेयर को हटा देता है। क्यों हटा देता है? इसलिए हटा देता है कि डैमेज अगर थोड़ा बहुत भी हो गया होगा, कहीं भी अगर छेद हो जाएगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा इंटेस्टाइन खराब हो जाएगा। तो क्या किया जाता है, आपका स्टोमक जो होता है, स्टोमक उसमें जो इंटरनल लेयर होता है जिसको एपिथेलियम बोल रहे थे सबसे अंदर का, इसमें क्या होता है कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है जिसको हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं। ये आपका 24 घंटा जो है ना डिवीजन चालू रखता है, और डिवीजन चालू रखने के कारण ये क्या करता है, आपका वहां से जो है ना पूरे के पूरे आपका सेल्स के लेयर को रिमूव कर देता है। तो करीब करीब पूरे के पूरे स्टोमक या आपका इवन इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा लेयर 3 से 6 दिनों में नया नया हो जाता है। पुराना सब खत्म, नया बन गया। जैसे सांप केचुल छोड़ता है ना, सांप के बॉडी से क्या होता है, केचुल हटता है ना। आपके बॉडी में भी आप देखिएगा ठंडा गर्मी के मौसम जब खत्म होता है तो देखना ऊपर से जो है ना स्किन हटता है, रिमूव होता है। जैसे वैसे स्किन रिमूव होता है ना, वैसे ही अंदर से रिमूव होते रहता है, हटते रहता है। तो ये भी आपका क्या है, बचने का उपाय है। अर्थात आपका वो जो बाहर का पेंट जो है दीवार का, वो खराब हो चाहे ना हो, समय समय पर आपको पेंट करवाना चाहिए। उससे क्या होगा, जैन नहीं होगा, वो दीवार खराब नहीं होगा। खैर, तो हम अब आपके आगे बढ़ रहे थे। यहां से आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे एक्स्ट्रा। आप सुने होंगे कैंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया बीमारी है। हमसे लोग बोलते हैं कि सर इसको बढ़िया बीमारी क्यों बोलते हो? हम इसलिए इस बीमारी को बढ़िया बोलते हैं कि जिसको हो जाए वो ये सोच लेता है कि हमारा नंबर कट गया है, परमानेंट हाउस जाने का समय आ गया है। नहीं, ये बात नहीं है। कैंसर जो है ना कोई रोग नहीं है। पहला बात, कैंसर कोई रोग है ही नहीं। तो होता क्या है, कैंसर सिर्फ इतना ही है प्रॉब्लम, ये समस्या है क्या कि आपके जो सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोल हो जाते हैं। आपके बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है। आपके कंट्रोल मैकेनिज्म उसका जो होता है आपके बॉडी के अंदर, वो आपका फेल कर जाता है। बेचारा जो है ना अनलिमिटेड सेल डिवीजन करता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे थे कि आप सुने होंगे कैंसर में कई इलाज हैं। ऐसे तो पढ़ना है 12 में, लेकिन थोड़ा सा हम आपको यहां पर इसलिए ला रहे हैं कि आपको समझ में आएगा ये बात से। तो कैंसर में आप जानते होंगे पहला जो इलाज है वो है कि उसको काट के हटा दो। जहां पर भी कैंसर है, मान लिया यहाँ पर जो है ना, यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो सेल डिवीजन शुरू कर दी तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं का संख्या तेजी से बढ़ जाता है और इसी को कैंसर बोलते हैं। ठीक है ना जी। कहीं भी कोई खास प्रकार की कोशिकाओं का संख्या तेजी से बढ़ने लगे, अनकंट्रोल वे में बढ़ने लगे, तो इसको कहते हैं क्या बाबू, कैंसर। ठीक है, अब कैंसर जो था इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या करते हैं लोग, उस एरिया को रिमूव कर देते हैं जहां का जो सेल है ना वो तेजी से डिवीजन कर रहा है, उसको काट के वहां से हटा देते हैं। तो पहला हो गया ऑपरेशन। दूसरा हो गया कि लोग क्या करते हैं, थेरेपी करते हैं, केमिकल थेरेपी करते हैं। केमिकल थेरेपी में या तो आप ड्रग डाल सकते हो या फिर रेडिएशन थेरेपी कर सकते हो। तो ये जो आपका रेडिएशन थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी में क्या किया जाता है कि आपका कुछ रेडियो एक्टिव जो है ना लाइट डाला जाता है, किस पे, उस एरिया पर जहां पर आपका कैंसर था। तो जो डिविजिबल सेल्स हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और तीसरा जो है काम जो हम लोग करते हैं बहुत बढ़िया से, वो है केमिकल थेरेपी। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपको जहर पिलाया जाता है, मतलब कि वैसा लिक्विड पिलाया जाता है जो आपके डिविजिबल सेल्स के, बॉडी के डिविजिबल सेल्स, जहां जहां डिवीजन करने वाले सेल्स होंगे उनको खोज के समाप्त करता है। हाँ, उनको सबको क्या करता है, समाप्त करता रहता है। तो ये 3 हो गया, कीमोथेरेपी है ना, और क्या बताया आपको, रेडिएशन थेरेपी जिसको सेकैया बोलते हैं आप, और एक क्या बोले, ऑपरेशन। और अब एक और नया आया है एंटीबॉडी थेरेपी।
इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन बना के हम क्या करते हैं, डाल देते हैं और वो जाके उसको खत्म करता है। तो खैर हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन आप बोलो कि यहाँ पर क्या उसका उपयोग है। वो जो आप रेडिएशन थेरेपी करवाते हो ना, मतलब कि जो सेकैया करवाते हो ना, या कीमोथेरेपी जो करवाते हैं हम कैंसर में, जिसमें लिक्विड पीते हैं, तो उस वैसे लोगों को आप सुने होंगे, या तो बाल गायब हो जाता है, सब झड़ जाता है, बाल पूरा झड़ जाता है, या उसको छील दिया जाता है ताकि बाल खराब ना हो। तो इसको पहले छिलवा दिया जाता है, पूरे बाल को, दाढ़ी मूछ को छिलवा दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा चीज, तो आपके मन में आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं भाई। और दूसरा चीज और आप लोग को शायद मालूम होगा, या नहीं तो जान लो, बड़ी आसान सा बात है कि उनको जो है ना डाइजेशन का जो है ना प्रॉब्लम होता है, उनको जो है ना डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। उनको डाइजेशन की समस्या हो जाता है, भोजन पचेगा नहीं उनको, बेचारे थोड़ा बहुत खा पाते हैं। तो आपके मन में आएगा ऐसा क्यों होता है। तो देखो, जहां जहां डिवीजन करने वाले सेल्स हैं बॉडी में, वो आपके मरने लगते हैं कीमोथेरेपी में। तो बाल जो है, बाल बड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इसके जो नीचे के सेल्स होंगे वो डिवीजन कर रहे होंगे, तभी तो इसकी संख्या बड़ा, ये लंबा हो रहा है, सेल की संख्या बड़ी तो ये लंबा हो गया। तो क्या होता है कि अगर बाल को नहीं छीलेंगे उस समय, तो क्या होगा, वो जो सेल जो डिवीजन कर रहे थे वो मरेंगे, तो पूरा बाल कवड़ जाएगा। तो कवड़ जाएगा तो क्या होगा, दोबारा बाल नहीं उगेगा। इसलिए बाल को क्या करते हैं, छील देते हैं ताकि बाल कवड़ के न गिर जाए। और वो जो आपका कुछ एक सेल बच जाते हैं, वो फिर से डिवीजन शुरू करते हैं, तो दोबारा बाल आने का चांस होता है। नहीं तो अगर नहीं छीलेंगे तो बाल दोबारा आने का चांस ही खत्म हो जाएगा। दूसरा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, उसके जो लेयर होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं अंदर के, जो अभी एपिथेलियम बता रहे थे, जो 3 से 6 दिन में आपका क्या हो रहा था, बदल जा रहा था। अब वो जब मरना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना बंद करने लगेगा या कर देगा। तो आपको पचाने में दिक्कत होगा, भोजन लेने में दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे लोग जो कीमोथेरेपी लेते हैं वो धीरे धीरे भोजन कम करते जाते हैं, मतलब नहीं खा पाते हैं, उनको बहुत मुश्किल से खिलाया जाता है या लिक्विड फूड खिलाया जाता है। तो खैर, तो ये हम आपको बता रहे थे कैंसर का जो है ना, इससे क्या संबंध था कि भोजन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे रुक जाता है उसमें। अब हम आगे आते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। अगला जो ग्लैंड्स हम लोग को पढ़ना है, उस ग्लैंड का नाम है इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। इंटेस्टिनल ग्लैंड जैसा कि नाम है, ये हमारे कहाँ रहेगा बाबू, इंटेस्टाइन में रहेगा। हाँ, और इंटेस्टाइन आपको बताए थे कि इंटेस्टाइन तो ऐसे पूरा को पूरा बोलते हैं, लेकिन ये मेनली हमको स्मॉल इंटेस्टाइन से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार पर जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उन ग्लैंड्स को कहते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। अब इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपका कहाँ से शुरू होंगे, तो थोड़ा बहुत भी आपको अगर याद हो, हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा फिगर पीछे बताए थे कि डियोडनम से शुरू होंगे। डियोडनम जो आपका होगा, डियोडनम से ही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का बात शुरू होता है। तो डियोडनम जो है, यहां से थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं फिर से। देखो ये फिगर, ये डियोडनम है। डियोडनम के जस्ट यहाँ, ये जो काटा हुआ क्षेत्र है यहाँ पर जो देख रहे हो, इसके जस्ट ऊपर में आपका क्या था, इधर स्टोमक था, ऐसे स्टोमक था। तो स्टोमक जो है ना, वो आकर कहाँ खुल रहा है, डियोडनम में खुल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहीं से इंटेस्टिनल ग्लैंड शुरू हो जाएंगे, इसके दीवार पे पाए जाते हैं, और पूरा जेजुनम में आ जाएगा। इसके बाद नीचे में इलियम था, उन सब में जो है ये आ जाएगा। फिर से आपको कौन सा ग्लैंड से, तो आपको बताए कि उस ग्लैंड का नाम था कौन बाबू, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में अब हम आगे बढ़े, तो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो हम लोग को पढ़ना है वो पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार पर। और इस इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो होता है वो आपका कई प्रकार का होता है, जिसमें हम एक आपको जो बता रहे हैं, एक है ब्रूनर्स ग्लैंड। ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, ये आपका क्या करता है, ट्यूबुलर ग्लैंड्स होता है, और ये आपका डियोडनम में ही केवल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में और कहीं पर नहीं है, ये आपका केवल और केवल कहाँ पाया जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, डियोडनम में ही पाया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका सिक्रीशन क्या होता है। तो इसका जो सिक्रीशन होता है, इसके सिक्रीशन को हम बोलते हैं क्या बाबू, तो इसके सिक्रीशन को बोलते हैं अल्केलाइन म्यूकस।
तो इसका जो सिक्रीशन होता है वो क्या होता है, अल्केलाइन म्यूकस होता है। मतलब म्यूकस तो अभी आपको बताया हम कि म्यूकस है क्या। तो म्यूकस जो है एक तरह का क्या है, आपका चपचपा पदार्थ है, और वो जो चपचपा पदार्थ है वो आपका क्या करता है, बचाता था, प्रोटेक्शन करता था। तो यहाँ पर जो ब्रूनर्स ग्लैंड्स हैं, ब्रूनर ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो आपका क्या है, तो इसमें जो पहला इंटेस्टिनल ग्लैंड में है वो है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड जो है ना वो सिंपल क्वायर ट्यूबुलर ग्लैंड्स होता है जो सब म्यूकोसा में पाया जाता है। किसका बाबू, डिओडनम में। ऐसा हम आपको यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं कि इसका सिक्रीशन का क्या नाम है, इसके सिक्रीशन को बोलते जो होता है वो अल्केलाइन म्यूकस होता है। अगला है क्रिप्स ऑफ लिबरकॉन। क्रिप्स ऑफ लिबरकॉन जो है ना वो सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड है जो आपका क्रिप्ट में पाया जाता है। क्रिप्ट अब कल भी बताए थे, घाटी को बोलते हैं क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब होता है घाटी, है ना। मतलब कि अचानक जो है ना कहीं पर डिप्रेस्ड एरिया जो होता है, ऊंचा ऐसे ऊंचा एरिया है, अचानक जो है ना बीच में जो है ना उसको बोलते हैं क्रिप्स बोलते हैं। और क्रिप्स ऑफ लिबरकॉन के बारे में आपको हम फिगर से भी बताए थे। ये देखो आपको हम यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर क्रिप्स ऑफ लिबरकॉन कुछ मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्रिप्स ऑफ लिबरकॉन आपको यहाँ दिखाते हैं, हाँ यहाँ मिलेगा। इसमें आ जाओ, इसमें देखो क्रिप्स है। ये जो है ना यहाँ से ये क्या है, ये आपका म्यूकोसा का सबसे अंदर का लेयर है जिसको इंटेस्ट क्या बोल रहे थे हम, सरफेस इपिथेलियम बोल रहे थे। तो ये जो इपिथेलियम है ना लेयर, इसी में देखो तो जहां तहां देखो ये यहाँ पर देखो कम धसाव है, यहाँ पर देखो ज्यादा धसाव हो गया। तो ये जो ज्यादा धसा हुआ इलाका है इसी को क्या बोल रहे हैं, क्रिप्स बोल रहे हैं। और इसी में पाया जाता है क्रिप्स ऑफ लिबरकॉन। तो क्रिप्स ऑफ लिबरकॉन क्या है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्रिप्स ऑफ लिबरकॉन जो है वो क्या है, एक इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है। और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपका कहाँ पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन के दीवार पर पाए जाते हैं। और इंटेस्टाइन जो आपका होता है वो कहाँ से शुरू होता है, डिओडनम से शुरू होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे क्रिप्स ऑफ लिबरकॉन में कि ये पाया कहाँ जाता है। तो भिलाई जो है वहां पर पाया जाता था, पूरे के पूरे भिलाई के बीच में। अभी हम आपको दिखा रहे थे उसका भिलाई के बारे में कि भिलाई क्या है। हमको लगता है कि आराम से आपको हो जाना चाहिए, भिलाई में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भिलाई क्या था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर की तरफ पाया जाता था। ये हम आपको पूरा समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। और इसी में जो ये आपका बीच बीच में धसाव है इसी को क्रिप्ट बोलते हैं। और इस क्रिप्ट में लिबरकॉन पाया जाता है, लिबरकॉन का क्रिप्ट बोलते हैं इसको। तब लोग लिबरकॉन कौन थे, जो इसको खोजे थे सबसे पहले, जिन्होंने इसकी खोज की उनका नाम है क्रिप्स ऑफ लिबरकॉन। और इसलिए लिबरकॉन के नाम पर ही इसका नाम पड़ा क्रिप्स ऑफ लिबरकॉन। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन देता है और इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स के कारण ही भोजन हमारा डाइजेस्ट होते हैं। कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस से। अब हम बात करते हैं कि जो आपका ब्रूनर्स ग्लैंड्स हैं या क्रिप्स ऑफ लिबरकॉन्स हैं, इन दोनों का सिक्रीशन जो है ना चूंकि इंटेस्टाइन के अंदर ही हो रहा है, तो एक रूप में मतलब पूरे के पूरे लिक्विड के रूप में जब ये बाहर आते हैं तो इनको कहते हैं इंटेस्टिनल जूस या सकस इंटेरिकस। इसको ध्यान रखिएगा, सकस इंटेरिकस या इंटेस्टिनल जूस क्या है। तो द सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स is called succus entericus or intestinal juice. It involves it consists of the secretion of Brunner's glands and crypts of Lieberkühn. क्रिप्स ऑफ लिबरकॉन और ब्रूनर्स ग्लैंड जो है उनके सिक्रीशन को ही एक साथ हम क्या कहते हैं, सकस इंटेरिकस या इंटेस्टिनल जूस कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंटेस्टिनल जूस का, ठीक है। इंटेस्टिनल जूस का जब बात करोगे या जिसको हम सकस इंटेरिकस बोल रहे थे, उसके बारे में आप जरा सा समझ लो। इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये निकलता कहां से है, तो इंटेस्टिनल आपका ग्लैंड से निकलता है। इसका मात्रा कितना होता है, तो ये रोज करीब 1.5 से 2 लीटर निकलता है औसत। कौन, इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। तो सोच लो पचाने का कितना व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था बढ़िया हो चाहे नहीं हो, पचाने का व्यवस्था बहुत बढ़िया है आपके बॉडी के अंदर। हाँ, जबरदस्त डाइजेशन है। अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ छेड़छाड़ किए हैं। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बढ़िया काम करता है, इतना जबरदस्त काम करता है कि
कोई समस्या ही नहीं है उस पर। अब हम बात बता रहे थे कि इसका पीएच मान कितना होता है। इसका जो पीएच मान होता है वो 6.5 से लेकर कितना होता है 8 होता है। मतलब ये आपका अल्केलाइन होता है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा अल्केलाइन होता है। नेक्स्ट बता रहे थे थोड़ा सा अल्केलाइन का मतलब आपका जो है ना 7.5 तक होगा, और 8 है इसका मतलब अच्छा अल्केलाइन है। अब इसका केमिकल कंपोजिशन का बात करें अगर हम, तो केमिकल कंपोजिशन में 98.5% वाटर होता है। सॉलिड मटेरियल्स इसमें 1.5% करीब होते हैं आपके किसमें, सकस इंटेरिकस में, जूस में। इसमें जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है। जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उसमें 2 तरह के मटेरियल्स होते हैं, आपका इनऑर्गेनिक भी होता है और ऑर्गेनिक भी होता है। ये जो इनऑर्गेनिक होता है वो आपका करीब करीब 0.8% होता है, जबकि जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं इसमें वो आपका कितना परसेंट होता है, करीब 0.7% होते हैं। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होता है उसमें क्या क्या होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में Na सोडियम होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट और सल्फेट्स होता है मेनली। इनके कारण ही जो है ना ये आपका एक्टिव होता है, डाइजेशन वगैरह में इसको मदद मिलता है, प्लस इसका जो है ना अपना ये फंक्शन नॉर्मल कर पाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसमें मेनली जो है ना इसमें आपका एंजाइम एक्टिवेटर एंजाइम्स होते हैं, और जो आपका क्या होता है एक्टिवेट करता है। एक है इंटेरोकाइनेज, इसी को हम लोग इंटेरोपेप्टिडेज करते हैं। अब ये जो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो करीब करीब सारे प्रकार के यहाँ पर होते हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स में इसमें 2 तरह का चीज होता है। पहला तो होता है एंजाइम को एक्टिवेट करने वाला, मतलब उसको सक्रिय बनाने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेरोकाइनेज या इंटेरोपेप्टिडेज। तो कोई पूछेगा कि इंटेरोकाइनेज या इंटेरोपेप्टिडेज क्या है, तो आराम से बताना कि ये जो है ना कंपाउंड आपका क्या करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है, और वहां पर डाइजेशन को जो है ना इनिशिएट करता है। अब यहाँ पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो आपके करीब करीब सबके लिए होते हैं, मतलब फैट के डाइजेशन के लिए भी एंजाइम्स होता है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए भी एंजाइम्स होता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स होता है, इवन न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए भी एंजाइम्स होता है। किसमें, इंटेस्टिनल जूस में। और चौथा चीज जो इसमें है ऑर्गेनिक मटेरियल्स में, ठीक है, इन सब एंजाइम्स के अलावा तीसरा बोलोगे ना, हाँ तीसरा ही बोलोगे, वो है म्यूसिन। म्यूसिन जो होता है आपका वो आपका म्यूकस बनाता है और वो प्रोटेक्ट करता है आपको, तो आपको बता दिए थे। अब फंक्शन ऑफ इंटेस्टिनल जूस कर लो, तो फंक्शन ऑफ इंटेस्टिनल जूस क्या हो जाएगा भाई, तो डाइजेशन ऑफ फूड, काम खत्म। अब हम आगे बढ़ते, मतलब यहाँ पर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया या कुछ और नहीं होगा। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात अगर होगा तो स्टोमक तक होगा, उसके बाद जो है बैक्टीरिया का मरने का बात नहीं होने वाला है। इसलिए ढेर सारे आपके हैं, आप सुनते होंगे कि गोल कृमि हो जाता है, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है, या आपका जो है ना ढेर सारा वर्म है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अल्कलाइन मीडियम होता है जिसमें वो आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। अगला आते हैं हम, ये तो था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में जो पाया जाता है गट के दीवार पर, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो आपका एलिमेंट्री कैनाल में आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो गट के बाहर पाए जाते हैं, गट से आउटसाइड पाए जाते हैं, और अपना सिक्रीशन जो होता है कहाँ देते हैं, गट में देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में देते हैं, ठीक है। इनका सिक्रीशन कहाँ आता है, एलिमेंट्री कैनाल में आता है, और पाए कहाँ जाते हैं, गट से बाहर पाए जाते हैं। इसमें आपका 2 प्रमुख है ग्लैंड्स जो हमको यहाँ पर जानना है, एक लीवर है और एक क्या है, पैनक्रियाज है। शायद अगर आपको थोड़ा बहुत भी लीवर का आइडिया होगा तो आप जानते होंगे कि आपके बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है कौन बाबू, लीवर। सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी का, वो कौन है, लीवर है। और लीवर में एक चीज और आपको जानना है कि लीवर जो होता है उसी में एक और स्ट्रक्चर होता है साथ में जुड़ा हुआ, जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लाडर, ठीक है। तो लीवर में एक और स्ट्रक्चर साथ में हमेशा जुड़ा रहता है, गॉल ब्लाडर। आप बोलो तो इसको लीवर का ही पार्ट क्यों नहीं बोल देते। देखो लीवर और इसका दोनों का जो आपका सिक्रीशन होता है, सॉरी लीवर का सिक्रीशन होता है, और ये जो है ना इसमें आपका बाइल जमा होता है,
दोनों का जो नली है ना एक जगह आकर खुलता है। तो कुछ लोग इसको लीवर का पार्ट बोलते भी हैं और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ये लीवर से अलग एग्जिस्टेंस रखता है। तो खैर हम दोनों को यहां देख लेंगे, गॉल ब्लैडर को भी देख लेंगे और लीवर को भी देखेंगे। इसमें यहां पर जो है सबसे पहला बात है कि लीवर रहता कहाँ है। तो लीवर के बारे में आपको हम पहले भी बताए थे कि लीवर जो था वो जस्ट आपका पाया जाता है किस रीजन में, तो लीवर आपका पाया जाता है एब्डोमिनल रीजन में और जस्ट आपके किसके नीचे, तो जो आपका वो था डायफ्राम, शायद बताए होंगे आपको, डायफ्राम के जस्ट नीचे जो है ना वो आपको पाया जाता है। अब हमको थोड़ा सा यहाँ पर एक बात जो समझ में आ रहा है कि हम आपको कहीं बताए कि नहीं बताए, वो था कि आपका लीवर का पोजीशन है ऐसे, ये तो डायग्रामेटिकल जो है ना आपको देख लो कंप्यूटराइज है, लेकिन अभी हम आपको एक फिगर ऐसा भी देंगे जिसमें आपकी जो रिब्स है ना वो कहाँ पर है, डायफ्राम कैसे है और वहां पर लीवर का क्या स्थिति है, ऐसा एक फिगर देंगे। फिलहाल आप इस फिगर से काम चला लेते हैं हम कि लीवर का क्या स्थिति है देख लो। लीवर जो है ना जस्ट स्टोमक के बाएं साइड में है देखो, और ये आपका जो चेस्ट रीजन का देखो स्थिति है, आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं कि चेस्ट रीजन का क्या स्थिति है आपके पास। तो ये जो चेस्ट रीजन है वो आपका चेस्ट रीजन में आप आराम से जा सके यहाँ पर देख सकते हो कि चेस्ट रीजन में आपका कहाँ पर क्या स्थिति है, और चेस्ट रीजन जहाँ पर समाप्त हो रहा है, लीवर का शुरुआत जस्ट वहीं पर हो रहा है यहाँ से। तो ये आपको थोड़ा सा लीवर का कहाँ पर पोजीशन है अभी फिलहाल समझ लो, और बाकी जो है ना और हम देखेंगे। लीवर के जस्ट नीचे में देखो एक और ये छोटा सा जो ना आपको कुछ व्हाइट जैसा थोड़ा डार्क टाइप का हल्का नजर आ रहा होगा, इसका नाम है गॉल ब्लैडर। देखो गॉल ब्लैडर इधर से आके खुला नली में और इधर से क्या है लीवर आके खुल रहा है, ठीक है, दोनों जो है ना एक साथ मिलके खुल जाते हैं। तो लीवर से थोड़ा सा गॉल ब्लैडर का एग्जिस्टेंस जो है ना अलग है, अलग हो रहता है, और ये आपका लीवर का स्थिति है। पोजीशन आप यहाँ पर आइडिया दिमाग में आ गया होगा आपको शायद, और बाकी जो है ना हम एक और फिगर से इसको कंप्लीट करना चाहेंगे और हम देखेंगे वो कहाँ पर है हमारे पास, हम देंगे आपको। खैर फिलहाल हम बात कर रहे थे किसका, लीवर पर, और लीवर पर जब हम आए थे तो लीवर में बात कर रहे थे कि पोजीशन कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम टुवर्ड द राइट साइड, है ना, दाहिने साइड में। इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। शेप कैसा होता है, पिरामिडिक फॉर्म होता है, पिरामिड जैसा ऐसे है ना, ठीक है, और पिरामिडिक फॉर्म होता है। नेचर जो होता है सॉफ्ट, सॉलिड और स्पंजी होता है। सॉफ्ट समझे मुलायम है, और सॉलिड समझ रहे हैं, और अंदर में जगह खाली नहीं रहता है। ऐसा मत समझना कि लीवर के अंदर में भी जगह है, जैसे आपके इंटेस्टाइन में क्या बताए थे जगह है, जैसे आपको क्या बताए थे इंटेस्टाइन के अंदर में ल्यूमेन था, खाली जगह था, वैसे आपका जगह लीवर में नहीं होता है। और लीवर का जो वजन होता है वो करीब 1600 ग्राम होता है समान रूप से, मेल में हाँ 1600, और फीमेल में कितना होता है 1300 होता है। एवरेज अगर आप बताओ तो करीब 1500 ग्राम, मतलब 1.5 kg का तो सब में होता ही होता है, और इसलिए इसको लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं हमारे बॉडी का, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कर लेते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है ना उसमें आपका सबसे पहला बात है लोब्स में बटा होता है आपका लीवर। जो भी आपका लीवर है वो लोब्स में बटा होता है। अब हम इसको पहले इसको समझाएं, इसके पहले थोड़ा फिगर देख लेते हैं। ये आपका लीवर है, लीवर का हम डॉर्सल साइड से जब हम देख रहे हैं तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है। देखो ये आपका राइट लोब है, बड़ा है, और इधर क्या है लेफ्ट लोब है, छोटा है। दोनों जो लेफ्ट और राइट लोब जो है वो दोनों बीच से जो है ना वो आपका जुड़ा हुआ है एक लिगामेंट से, और उसको बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या है, एक लिगामेंट है जो लीवर के किसको जोड़ता है बाबू, लेफ्ट और राइट जो आपका लोब है उसको आपस में जोड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो आपका फॉर्म लिगामेंट है, फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट है। ये फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट का कुछ नीचे में देखिए कुछ साइट है जो आपका लटका हुआ है, इसको बोलते हैं राउंड लिगामेंट या लिगामेंटम टियर्स। अब ये लिगामेंटम टियर्स क्या है इसको अलग से हम पढ़ा देंगे, ठीक है। ये देखो ये गॉल ब्लैडर का स्थिति है, इधर में थोड़ा सा इधर है उसका नजर आ रहा है, उस साइड से नजर आएगा मेनली नीचे की तरफ, ऐसे डॉर्सल साइड से देख रहे थे ना तो ऐसा नजर आ रहा है, पिरामिडिक फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है ये लीवर आराम से समझ में आ जाना चाहिए। तो लीवर का जो स्थिति है वो आपको डॉर्सल साइड से दिखाए। अब इसको अगर हम डायग्राम बना के दिखाए खुद तो ऐसे कर सकते हैं,
इसमें आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये राइट वाला है बड़ा, ये लेफ्ट है, दोनों आपका बीच में फाल्सिफॉर्म जो है ना लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। ये इंफीरियर वेना केवा है, क्या होता है हम बता रहे हैं, गॉल ब्लैडर ऐसे लटका हुआ है। ये आपका एंटीरो वेंट्रल जो है ना आपका व्यू, वेंट्रल समझ लो ऊपर से माने इधर से ले रहे हैं, और पीछे की तरफ से अगर लेते हैं तो नीचे की तरफ से जो लेंगे तो ऐसे है स्थिति। देखो अगर लेंगे तो ये स्थिति आ रहा है, ये आपका अंडर सरफेस से, ऊपर से वो बोले थे ना कि ऊपर से ऐसे ले रहे हैं, अब ये जो है ना ये आपका नीचे से ले रहे हैं, तो नीचे से अगर लोगे तो ऐसा आता है नजर आपको, ठीक है, लीवर में। और नीचे से अगर आप देखोगे तो लीवर को यहां पर देखो 4 लोब में बटा हुआ है, ठीक है। पहला जो लोब है वो आपका है काउडेट लोब, देखिए ऊपर में है। दूसरा जो लोब है उसका नाम है लेफ्ट लोब, और ये जो राइट लोब है उसमें राइट लोब प्रॉपर है, और एक है क्या, क्वाड्रेट लोब। मतलब कि लेफ्ट लोब और राइट लोब में जो हम बांटे थे उस तरफ से, लेफ्ट और राइट लोब में जो बांटे हैं उसमें लेफ्ट लोब को अलग कर लो, राइट लोब भी खुद बटा होता है 3 आपका लोब में। उसमें पहला लोब है काउडेट, दूसरा लोब है आपका क्वाड्रेट, और तीसरा है राइट लोब प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद हम जो बात कर रहे थे और कि ये जो आपका इसमें हिपैटिक पोर्टल वेन होता है, हिपैटिक आर्टरी होता है, कहाँ नीचे की तरफ बोल रहे हैं, और अभी वो जो ऊपर से दिखा रहे थे वो आपका ऊपर से किसका, लीवर का, ये स्थिति था पीछे में। इसको थोड़ा सा अब अगर आप नीचे से देखो डायग्रामेटिकल रूप से तो ऐसा होगा, ठीक है, डायग्रामेटिकल रूप से देखो तो ऐसा लीवर का स्थिति है। चलो इसमें भी फिगर है तो आपका काम चल जाएगा इससे, है ना, इसमें है, इस फिगर से भी आपका काम चल जाएगा। इस फिगर में देख रहे होंगे आप शायद कि आपका कहां पर लीवर है, थोरेसिक केज के अंदर, वो आप देख रहे होंगे। थोरेसिक केज जो होता है उसमें लीवर का स्थिति कहां है, देख लीजिए, ये जो है ना केमा 1 2 3 4, ये जो है ना 4th आपका जो है 4 जो आपका रिब्स है उसके नीचे नहीं है। ये जो 5th रिब्स जो शुरू हुआ है 5th 6th 7th है ना, 7th 8th 9th 10, और 2 तो उधर ही रह जाता है। तो इन जो है ना आपका 5th जो है ऊपर से रिब्स, उसके जस्ट नीचे में देख रहे होंगे आप, यहां पर नजर आ रहा होगा आपको, कौन, लीवर। और इसमें देखिए ये बीच हो गया इसका, हाँ, और इधर लेफ्ट आपका क्या हो गया, लोब हो गया, और इधर क्या हो गया, राइट लोब हो गया। इसी व्यू को हम यहां दिखाए थे आपको, देखिए यही व्यू आपको यहां दिखाए थे। ये जो देख रहे थे ना आपका, ये व्यू आपको रियली में कहां से आया था, तो ये व्यू आपको यहां से हम अभी दिखाए थे, ठीक है, ये आपका यहां से दिखाए हैं। लेकिन नीचे से उलट के दिखाओ, है ना, नीचे जो ऐसे था ना, ऐसे ऊपर से, इसको नीचे से ऐसे उलट के दिखाना है। तो नीचे से अगर घुमा के दिखाओगे तो देखो ये आपका नजर आता है ऐसे, ठीक है। लेफ्ट लोब हो गया अलग। अब लेफ्ट लोब के बाद ऊपर में देखो ये काउडेट लोब है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये आपका राइट लोब प्रॉपर है, और ये है कौन, क्वाड्रेट लोब है, और ये कौन हो गया, लेफ्ट लोब हो गया। बीच में देखो ये जुड़ा हुआ था आपका किससे, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट से जुड़ा हुआ था। इसी में आपका जो है ना फाल्सिफॉर्म जो लिगामेंट से जुड़ा हुआ था, उसी में देखो लिगामेंटम इसको टेरेस बोलते हैं या टेरेस बोलते हैं, ये आपका यहाँ पर लटका हुआ है। ये गॉल ब्लैडर है, और इधर जो है राइट लोब वगैरह का बात था। अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते, क्या बात था ये, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, क्या पोजीशन देख रहे थे, हाँ। तो क्या बताया कि आपका ये जो रिब्स है ना, 5वां रिब्स से नीचे में देखो है पूरा, और ये जो यहीं पर ऐसे जस्ट इसके ऊपर में एक डायफ्राम पाया जाता है, गुंबदाकार डोम शेप जो है ना डायफ्राम पाया जाता है। अब इसको जो है ना हम ये वेंट्रल आपका दिखा रहे थे व्यू, इसको अगर हम फिगर से दिखाएं तो फिगर इसका ऐसे बना के दिखा सकते हो डायग्राम के रूप में। नेक्स्ट जो बात आपका है वो है आपका लीवर का, अब जो है ना पढ़ाने वाला बात में आते हैं। तो लीवर में क्या लिख रहे थे कि लीवर का लोब्स का बारे में करेंगे। तो मनुष्य जो होता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है, उसमें कितना लोब होता है, 2 लोब, राइट और लेफ्ट लोब।
जो राइट लोब होता है वो अभी हम देखे हैं कि वो बड़ा होता है लेफ्ट लोब से, और राइट लोब जो होता है वो खुद जो है ना 3 भाग में अभी डिवाइडेड होता है। हाँ, 3 लोब में और बटा होता है। उसमें जो पहला लोब है उसका नाम है राइट लोब प्रॉपर, दूसरा जो लोब है उसका नाम है काउडेट लोब, और तीसरा है क्वाड्रेंट लोब। ठीक है, दोनों राइट लोब और लेफ्ट लोब जो होता है वो किसके द्वारा, तो आपको हम बताए थे कि एक आपका लिगामेंट है जिसका नाम है फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा दोनों के दोनों लोब्स आपस में क्या होते, ज्वाइंट्स होते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अब हम यहाँ पर अगला जो हम लोग को देखना है वो है ब्लड सप्लाई टू द लीवर। तो ब्लड जो लीवर होता है आपका, आपको जान क्या सहज होगा, आपके इसको कई नाम से हम जानते हैं। हाँ, कलम कॉपी हम रखे हुए होंगे, हमको जो विश्वास है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड तो है ही, ये तो लिखे ही होंगे। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा जो बात है, आपके बॉडी का बिजिएस्ट क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी बोलते हैं, बिजिएस्ट ऑर्गन बोलते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है आपके बॉडी के अंदर तो कौन काम करता है, लीवर करता है। हाँ, अगर लीवर काम बंद कर दे तो इसलिए देखना कभी भी हम लोग मजाक में भी जब किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं हमारा लीवर जो है ना ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो लीवर अगर ठीक से काम करे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना करीब करीब ठीक से काम करेगा। बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का और बॉडी का। ब्लड कई इसके काम से हम आगे भी दिखाएंगे इसको। फिलहाल हम समझ रहे हैं कि ब्लड सप्लाई जो लीवर्स को होता है वो कैसा होता है। तो लीवर को जो ब्लड सप्लाई होता है वो दोनों प्रकार का होता है, प्योर भी होता है और इम्प्योर ब्लड भी होता है। अब आपके मन में आएगा कि क्यों प्योर और इम्प्योर ब्लड क्यों होता है। प्रकृति जो है ना बिना मतलब का कोई काम नहीं करती है। हम और आप उसको समझ नहीं पाते हैं तो क्या करें, दोष दे देते हैं प्रकृति को। नहीं तो आप एकदम बात दिमाग में रखिएगा, प्रकृति कभी भी बिना मतलब का कोई काम नहीं करती। ये जो आपका लीवर है उसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों क्यों आता है। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग डायरेक्ट 10th से आए होंगे पास होके, और कुछ बच्चे जो है ना एकदम नए होंगे। हो सकता है कुछ जो है ना पास आउट होंगे लेकिन हिंदी मीडियम के होंगे। उन सब बच्चों को हम यही बात बताना चाहेंगे कि प्योर ब्लड किसको बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड किसको बोलते हैं। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन यहाँ पर है तो प्योर ब्लड उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है ज्यादा, और जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम हो और CO2 का मात्रा ज्यादा हो, उस ब्लड को बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। कभी भी ऐसा मत बोल देना कि इम्प्योर ब्लड का मतलब है गंदा ब्लड, ऐसे नहीं बोलेंगे। इम्प्योर ब्लड का मतलब है वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और CO2 का मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। और प्योर ब्लड का मतलब क्या है, O2 हाई कंसंट्रेशन में और CO2 लो कंसंट्रेशन में। मतलब जो आपका लंग से ऑक्सीजन लेके निकला है प्योर ब्लड, और जो आपका लंग्स टिश्यू के पास से CO2 लेके निकला है वो क्या कहलाएगा, इम्प्योर ब्लड। तो खैर इसका मतलब कि कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गन से आता होगा, किसमें, आपके लीवर में। तो ये जो प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड कहां से आता होगा बाबू, प्योर ब्लड डायरेक्ट आपका वहां से आता होगा आपके लंग्स के पास से। और इम्प्योर ब्लड कहां से आता होगा, आपके बॉडी के दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनके पास से आता होगा। कहां पर, आपके लीवर में। तो लीवर में देखो एक जो ब्लड जो पहला ब्लड वेसल्स है जो लाता है ब्लड को, उसका नाम है हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी जो है ना वो प्योर ब्लड लाता है। ध्यान रखिएगा, प्योर ब्लड जो है ना वो आपके लीवर में आता है कहां से, हिपैटिक आर्टरी से प्योर ब्लड लाता है ये। और ये प्योर ब्लड जो है ना वो डायरेक्ट कहां से लेके आ गया, हार्ट से, लंग से हार्ट में आया और हार्ट जो है ना उसको भेज दिया कहां, यहां पर। ये ध्यान रखिएगा कि हिपैटिक आर्टरी वो ब्लड को लाता है किसमें, लीवर में, कहां से, हार्ट से। और दूसरा है हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन जो है ना इम्प्योर ब्लड को लाता है, और ये इम्प्योर ब्लड कहां से लाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है। आपके शरीर में कुछ एक अंग ही ऐसे हैं, एक आध दो जो गिने चुने हैं, जो इम्प्योर ब्लड मंगवाते हैं अपने पास, और उसमें एक आपका कौन है, लीवर भी है बेचारा। लीवर जो है ना वो क्या करता है,
हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू आपको हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू इम्प्योर ब्लड को मंगवाता है। कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्यों मंगवाता है वो हम इसको डिटेल से बताएंगे। तो हम आपको क्या बताएं कि लीवर जो है उसके पास दो जगह से ब्लड आता है। एक आता है हार्ट से डायरेक्ट, किसके थ्रू? हिपैटिक आर्टरी के थ्रू। आर्टरी जब भी रहेगा तो प्योर ब्लड, ध्यान में रखना है, और जब भी वेन रहेगा तो इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजन कम, CO2 ज्यादा। और इसके पास जो इम्प्योर ब्लड आता है हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा, और वो कहां से आता है? वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है। इसका क्या महत्व है वो आपका महत्व आपको हम बताएंगे। फिलहाल जो है ना हम बात करते हैं ड्रेनेज ऑफ ब्लड रहे थे किस पर? ड्रेनेज ऑफ ब्लड फ्रॉम द लीवर। ये जो है ना लीवर से जो ब्लड का ड्रेनेज है वो कहां जाता है? ड्रेनेज का मतलब निकलना, ध्यान रखिएगा। ब्लड में लीवर में ब्लड आता कहां से है? तो लीवर में ब्लड दो जगह से आया। एक तो आया हार्ट से और दूसरा आया कहां से भाई? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से। हार्ट से आया किसमें बाबू? हार्ट से आया प्योर ब्लड हिपैटिक आर्टरी के थ्रू, कहां? लीवर में। जबकि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से इम्प्योर ब्लड आया, और वो आया किससे? हिपैटिक पोर्टल वेन से। अब हम शुरू करते हैं कि आखिर ब्लड जो है लीवर से वो जाता कहां है, किसके थ्रू जाता है? तो यहां पर लिखे हैं ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है निकलना। तो ये जो आपका ब्लड निकलता है लीवर से, वो निकलता है आपका इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू, और इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू ये जाता है आपका हिपैटिक वेन के थ्रू। आपका हिपैटिक किस में चला जाता है? इंफीरियर वेना कैवा में चला जाता है। तो आता है दो आपका ब्लड वेसल से, एक का नाम था हिपैटिक आर्टरी और दूसरे का नाम था हिपैटिक पोर्टल वेन। जबकि यहां से जो ब्लड निकलता है वो निकलता है आपका किसके थ्रू? हिपैटिक वेन के थ्रू, और जाता कहां है? इंफीरियर वेना कैवा में। ये तो आपको बता रहे थे लीवर का ड्रेनेज के बारे में कि यहां से ब्लड ड्रेन कैसे होता है। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के बारे में आपको यहां पर हम फिगर में भी बताए थे कि ये सिंगल होता है। हाँ, ये पियर शेप्ड होता है, नाशपाती जैसा कुछ होता है, और आपका मस्कुलर होता है और हॉलो होता है। जबकि अभी हम लीवर में देखे थे कि लीवर जो था आपका कैसा था? तो लीवर जो था वो अंदर से आपका पैक था, मतलब कि वो सॉलिड था। लेकिन ये जो आपका गॉल ब्लैडर होता है वो अंदर से हॉलो सैक होता है, मतलब कि वो पाउच लाइक होता है। ठीक है, ये आपके राइट लोब के नीचे पाया जाता है। इसका काम क्या है? तो इसका जो काम है वो है कि ये कंसंट्रेट करता है बाइल को और स्टोर करता है, और जब भी जरूरत हो बाइल को समय समय पर देता है। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप जो है ना थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लिया करो, अच्छा रहेगा। वो क्या है कि ये आपका जो है कौन भाई? गॉल ब्लैडर वो एब्सेंट होता है। गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट। किसमें 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 किसमें? ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो आपको देख लो। ये है रैट में एब्सेंट है, व्हेल में एब्सेंट है, हॉर्स में एब्सेंट है, आस में एब्सेंट है, डंकी में है, और जेब्रा में। ये सब में क्या होता है कि ये आपका गॉल ब्लैडर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम आपको लीवर का पोजीशन बताए, यहाँ पर आपको लीवर का जो है ना लोब्स बताए। लोब्स कितना था? 2 था, लेफ्ट और राइट। राइट भी 3 लोब्स में बटा हुआ था, क्वाड्रेट, काउडेट और कौन? राइट क्या लोब प्रॉपर। उसके बाद आपको बताए कि ब्लड जो है ना वो कहाँ से आता है लीवर में और कहाँ को जाता है। बताया लीवर में जो है ना ब्लड आता है कहाँ से? तो 2 जगह से। एक तो हार्ट से आता है प्योर ब्लड, वो आता है किसके थ्रू? हिपैटिक आर्टरी के थ्रू। और दूसरा आता है इम्प्योर ब्लड जो आता है हिपैटिक पोर्टल वेन से, वो आपका के द्वारा वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। और ब्लड यहां से डायरेक्ट निकलता है इंफीरियर वेना कैवा में, और इंफीरियर जो वेना कैवा है उसमें आपका जाता है किसके मदद से? तो हिपैटिक वेन के मदद से। फिर गॉल ब्लैडर के बारे में आपको बताया कि इसका काम क्या है, ये होता कैसा है? मस्कुलर हॉलो स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या है? बाइल को रखना और कंसंट्रेट करना। और ये एब्सेंट होता है किसमें? रैट में, व्हेल में, हॉर्स में और डंकी में ये एब्सेंट होता है। तो ये क्लास का जो है ना अगला बात जो है ना हम लोग कर लिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो आपका जो क्लास का पोर्शन है उस पर आते हैं।
अगला जो है इसमें पढ़ना हम लोगों को, वो आपका थोड़ा सा नोट पहले हम किए हैं, नोट को देख लेते हैं, उसके बाद उसमें आगे बढ़ेंगे। एक है पोर्टा हिपैटिस, पोर्टा हिपैटिस, ठीक है। पोर्टा हिपैटिस है क्या? पोर्टा हिपैटिस जो है ना वो क्या है, गेटवे है लीवर का, जिससे जो है ना हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टल वेन अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो हिपैटिक पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी जो है वो जो प्रवेश करते हैं लीवर में, उस स्थान को हम कहते हैं पोर्टा हिपैटिस। दूसरा बात है, ये तो हो गया पहला बात नोट में। नोट में ध्यान रखने का चीज है, नोट जो है ना उसमें हम आपको बता रहे हैं कुछ अलग बात जो यहाँ से आपको काम देगा। उसमें पहला हो गया आपका पोर्टा हिपैटिस। सेकंड जो बात है वो है राउंड लिगामेंट का या लिगामेंटम टेरिस। इसके बारे में आपको अभी हम लिखे, अभी आपको दिखाए थे फिगर में कि लीवर जो था उसमें कुछ लटका हुआ जैसा था, रिबन जैसा, इसी का नाम है राउंड लिगामेंट या लिगामेंटम टेरिस। ये जो है ना फ्री इंफीरियर एज है, इंफीरियर होते हैं ना नीचे वाला एज है, किनारा है किसका बाबू, फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट का, जो आपका रियली में फाइब्रस लेमिनेट है। और किसका है फाइब्रस लेमिनेट? तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी जो है ना पढ़े होंगे पीछे के क्लास में, तो आप पढ़े होंगे कि हम लोग में जो है ना जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं माँ के बॉडी के अंदर, तो वहां पर एक ट्यूब बनता है जो हमको जोड़ के रखता है माँ के साथ, और उस ट्यूब का नाम है क्या बाबू? उस ट्यूब का नाम है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है, आपको जोड़ के रखता है प्लासेंटा के साथ फीटस को। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में से जो अम्बिलिकल वेन्स होता है ना, वो इसी में आकर जुड़ता था। कहां पर? तो ये जो राउंड लिगामेंट आपको जो लटका हुआ नीचे देखे थे, उसमें आकर जुड़ता था। अभी यहां पर हम आपको राउंड लिगामेंट दिखाए थे, देखिए ये है राउंड लिगामेंट। ये जो फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट था उसका जो नीचे का जो छोर है देखिए लटका हुआ, इसी का नाम है राउंड लिगामेंट या लिगामेंटम टेरिस, ठीक है। अब यहां पर आगे का जो बात करते हैं हम, हिस्टोलॉजी ऑफ द लीवर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? हिस्टोलॉजी ऑफ द लीवर में आ जाओ। मतलब लीवर का जो है ना, अब हम क्या टिश्यू का अध्ययन करेंगे, लीवर में कैसा बनावट होता है, लीवर कैसे बनता है। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रत्येक लोब होता है लीवर का, वो आपका छोटा छोटा डिविजन्स में बटा होता है, जिसको लोब्यूल्स कहते हैं या एसनी कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा हो कि कैसा रचना है भाई, थोड़ा सा हम आपको पहले फिगर पे आते हैं। यहां तक हम आपको समझा दिए थे कि पोजीशन क्या होता है और लीवर में कितने तरह का स्थिति, लीवर जो है ना कितने भाग में बटा होता है, अंदर से लोब के रूप में, हिस्सा के रूप में। उसके बाद आपको पोजीशन हम आपको बता दिए। फिर अब हम आप लोग को बताते हैं लोब्यूल्स के बारे में, लीवर में लोब्यूल्स कितना होता है, लोब्यूल्स है क्या। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लीवर जो है उसमें जो लोब्यूल की संख्या होती है वो आपका काफी होता है। और ये लोब्यूल्स होता क्या है वो बात हम यहाँ पर करें तो लीवर अंदर में जो होता है वो आपका कुछ हद तक सेल्स का समूह का जो है ना वो गुच्छा जैसा होता है बना हुआ। जैसे मकान में रूम होता है ना, वैसे लीवर के अंदर भी क्या होता है आपका वो कनेक्टिव टिश्यू से घिरा हुआ कुछ कुछ इलाका होता है रूम जैसा। देखो ये लीवर है, लीवर को काटे हैं, काट के जब हम उसका देखे हैं टीएस को तो देखो ऐसा आता है नजर, देख रहे हो ये नजर आ रहा है साफ। तो ये जो हेक्सागोनल जैसा आपको नजर आ रहा है, देखिए इसमें 6 जो है ना आपका क्या फेस नजर आ रहे होंगे। हेक्सागोनल जो स्पेस नजर आ रहा है इसी को लोब्यूल क्या कहते हैं, लोब्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारा लोब्यूल्स नजर आ रहा होगा आपको लीवर में, ठीक है। अब इस लोब्यूल को देखो थोड़ा बड़ा करके देखिए, एक लोब्यूल को, कोई पार्टिकुलर लोब्यूल को हम बड़ा करके देखें। जब बड़ा करके देखते हैं तो बीच में देखो कुछ कैनाल जैसा है, छेद जैसा है, नली जैसा है, इसको बोलते हैं सेंट्रल वेन, ठीक है। और ये जो बाहर में जो बाउंड्री जैसा नजर आ रहा है ना, ये बाउंड्री ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ बाउंड्री है, ठीक है। और यहां पर देखो ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री यहां भी नजर आ रहा है। तो लीवर के अंदर का बात आपको बता रहे थे, लीवर का अंदर जो है ना आपको लोब्यूल्स नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं।
और ये जो कंपार्टमेंट्स हैं वो यूनिट है एक तरह से इसका, ठीक है, फंक्शनिंग का और स्ट्रक्चर का। अब इसमें हम एक लोब को आपको दिखाया, लोब कैसे, लोब देखे थे हम लोग पीछे में, लोब कितना था, 4 था टोटल, ऐसे 2 प्रमुख लोब था, लेफ्ट और राइट भी कितना भाग में बटा हुआ था, 3 लोब में बटा हुआ था, ऐसा हम लोग पढ़े थे। अब उसके अंदर भी देख रहे हैं हम, लीवर को काट के देख रहे हैं, तो लीवर को जब काट के देख रहे हैं तो अंदर में ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है और इन स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, लोब्यूल्स कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लोब्यूल्स में एक लोब्यूल्स को देखो, एक लोब्यूल को देखो, सॉरी सिंगल लोब्यूल को, तो सिंगल लोब्यूल को जब देखोगे ना तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। देखो ये सेंट्रल वेन था, अभी आप आपको बताए थे कि प्रत्येक लोब्यूल जो होता है ना उसमें बीच में क्या होता है, एक वेन होता है जिसका नाम है सेंट्रल वेन, ठीक है। और उसमें क्या होता है, सेल जो है ना देखो अरेंज है आपका ऐसे लाइन से, इन सेल का नाम है हिपैटिक सेल, ठीक है। ये जो हिपैटिक सेल्स है वो आपका क्या है, अरेंज है। हिपैटिक सेल को ही हिपैटोसाइट्स कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना मिटा हुआ जैसा है, अगर देखते हैं कोशिश करते हैं लिख देने का, ये आपका प्लेट ऑफ हिपैटोसाइट्स है, मतलब हाँ। तो बात कर रहे थे हम, ये थोड़ा सा लोब्यूल को अंदर में देख रहे थे, ये जो लोब्यूल आप देखे थे इसको, ये जो लोब्यूल देख रहे हो ना इसी को और अंदर हम देखना चाह रहे हैं। तो ये सेंट्रल आपका जो वेन बोल रहे थे ना, सेंट्रल वेन है। और ये जो आप लाइन जैसा देख रहे हो ना, लाइन जैसा कुछ आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये जो लाइन जैसा ऐसे नजर आ रहा है, ये सब क्या है, सेल्स का जो है ना लाइन है, हिपैटोसाइट का जो है ना आपका क्या है, लाइन है पूरा यहाँ से वहां तक, ऐसे इस तरह से बीच से। और इसी को जो है ना थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं हम। तो देखो ये सेंट्रल वेन हो गया, और सेंट्रल वेन जो है ना उससे आपका कैसे हिपैटिक सेल जो है ना आपका अरेंज है, हिपैटोसाइट सेल जिसको बोल रहे हैं, हिपैटिक सेल को ही हिपैटोसाइट बोलते हैं। तो हिपैटोसाइट देखो कैसे रो के रूप में अरेंज है, इसको बोलते हैं प्लेट ऑफ हिपैटोसाइट। उसके बाद देख लो पोर्टल वेन है, ठीक है, हिपैटिक आर्टरी है और बाइल डक्ट है। ये तीनों के तीनों एक जगह पर कॉर्नर पर होता है। एक होता कहाँ है, कहाँ होता है आपको इसको देख लो। ये जो कॉर्नर्स देख रहे हो ना, जब जो कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर्स जो है ना, ये जो कॉर्नर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, देखो ये कॉर्नर्स है, ये जो कॉर्नर्स आप देख रहे हैं, इन्हीं कॉर्नर्स पर आपको ये तीनों पाए जाएंगे। कौन पाए जाएंगे बाबू, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी। इन तीनों को एक साथ कहते हैं पोर्टल ट्रायड या पोर्टल ट्रैक्ट, है ना। ट्रायड मतलब 3 का समूह, गुच्छा। किसका किसका है, बाइल डक्ट का, पोर्टल वेन का और हिपैटिक आर्टरी का। अब इसमें देखो ये जो है साइनोसॉइड है। साइनोसॉइड मतलब बोलते हैं ब्लड को रखने वाला स्पेस, हाँ, ब्लड फील्ड स्पेस को हम लोग साइनोसॉइड कहते हैं। ये बनता किसके कारण है, तो डिफरेंट देखो इसमें वेन आकर खुल रहा है, ये सब ये जो है ना, ये लाल वाला जो है ना आपका, ये आपका क्या था, तो लाल वाले के बारे में हम आपको बताए थे कि ये आर्टरी है। तो डिफरेंट आर्टरी और वेन आके जो है ना जब खुलते हैं एक साथ, तो जब खुलते हैं तो क्या बन जाता है, आपका एक बड़ा सा जो है ना चैम्बर बन जाता है, जिसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम आपका ब्लड फील्ड स्पेस या साइनोसॉइड। साइनोसॉइड में देखिए एक यहाँ पर अमीबॉइड सेल नजर आ रहा होगा आपको, पीला जैसा कुछ अमीबॉइड सेल नजर आ रहा होगा। ये जो अमीबॉइड सेल है इसी का नाम है कफर सेल्स। तो कफर सेल्स जो है ना वो आपका फैगोसाइटिक सेल्स है, जो लीवर में पाया जाता है। लीवर के किस में पाया जाता है, साइनोसॉइड में पाया जाता है। तो ये आपको हम बता रहे थे किसके बारे में, लीवर के लोब्यूल के बारे में। अब देखो सिंगल लोब्यूल को लिए हैं, इसी को काट के वहां पर हम आपको दिखा रहे थे। ये सिंगल लोब्यूल है, एक अकेला लोब्यूल है। तो उसमें बीच में क्या हो गया, ये देख लो सेंट्रल आपका वेन हो गया, और सेंट्रल वेन से देखो ढेर सारा ऐसे निकला हुआ है। क्या निकला हुआ था, तो अभी आपको हम बताए थे साइनोसॉइड्स बोलते हैं इनको। देख रहे हो मोटा मोटा जैसा नली जैसा कुछ है, साइनोसॉइड्स। और उनके बीच में जो है ना प्लेट्स ऑफ हिपैटोसाइट्स है। और देखो ट्रायड है ना चारों तरफ, यहाँ भी ट्रायड है, यहाँ भी ट्रायड है, यहाँ मैंने प्रत्येक कॉर्नर पर वो जो आपका ये जो हेक्सागोनल है, इसका जो प्रत्येक कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, मतलब 6 कॉर्नर है ना यहाँ पर। तो 6 कॉर्नर्स जो हैं प्रत्येक पर ट्रायड्स पाए जा रहे हैं, ये है। और इसी को जो है ना हम एक को बड़ा करके ऐसे दिखा रहे हैं। तो इसका ये आपका पूरा एक सिंगल लोब्यूल है लीवर का, ठीक है बाबू। सिंगल लोब्यूल में अगर आप बात करो थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको बता रहे थे कि इसमें देख लो पोर्टल ट्रायड हो गया,
प्लेट ऑफ हिपैटोसाइट्स है, सब कुछ सेम टू सेम है। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि लीवर आपका कई लोब में बटा हुआ था, 4 लोब में था और 2 जिसमें प्रमुख थे, राइट और लेफ्ट। अब जब लीवर को भी काटोगे तो अंदर से आपको क्या मिलेंगे, लोब्यूल्स मिलेंगे। जैसे आप रसगुल्ला खाते होंगे तो रसगुल्ला में अंदर में देखते हो आप, वो आपका क्या है, छेद जैसा होता है। वैसे ही यहाँ पर लोब्यूल्स मिलेंगे और ये जो लोब्यूल्स है उस आपका कई है संख्या में। ये होता कैसा है, हेक्सागोनल है। देखिए उसमें एक लोब्यूल ये है, देखो ये जो है ना इनलार्ज किया हुआ एक लोब्यूल है। लोब्यूल चारों तरफ से घिरा होता है किससे, कनेक्टिव टिश्यू से। इस लोब्यूल को अगर आप बड़ा करके देखो तो आपका लोब्यूल जो है ना वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये आपका सिंगल लोब्यूल, ये जो आपका ये जो आप इस रचना को हम ये बड़ा करके ऐसा दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हिपैटोसाइट सेल्स है और क्या क्या है आपको दिखाए, और इसको भी और थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे तो एक साइड दिखा रहे हैं, केवल उसका एक हिस्सा दिखा रहे हैं उसका, किसका, लोब्यूल का। कोई दिक्कत है किसी को? अब ये सब करने के बाद इसको अगर डायग्राम रूप में करना चाहेंगे तो हम अलग से दिखाएंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा आपको पढ़ाई पे आ जाते हैं, मतलब लिखने वाले बात पर आते हैं। तो प्लेट्स ऑफ हिपैटोसाइट्स आपको हम वहां पर बता दिए पीछे में, वो अभी यहाँ पर रह गया है, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो आपको हम कह रहे थे यहाँ पर कि लीवर जो है उसके अंदर में क्या पाया जाता है, लोब्यूल्स या एसिनी पाया जाता है। जो लोब्यूल या एसिनस है एक, वो आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका, लीवर का। आपको हम बताए कि लोब्यूल जो होता है या एसिनस जिसको बोल रहे हो, वो आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर का, ठीक है। प्रत्येक जो लीवर लोब्यूल होता है वो कैसा है, पॉलीहेड्रल है या हेक्सागोनल, अभी हम दिखाए आपको फिगर से। और कुछ हद तक हमको प्रिज्म की तरह नजर आता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो वहां पर एक आपका आता है प्रिज्म, वो भी आपको नजर आएगा। लेकिन ये जो प्रिज्म है ना, ये आप आराम से वहां पर प्रिज्म आपको मिलता होगा, उसमें आप देखिएगा कुछ हद तक ऐसा स्ट्रक्चर वहां मिलता है। लीवर का जो लोब्यूल है उसमें क्या क्या रचना होता है, एक है ग्लीसन कैप्सूल, दूसरा है सेंट्रल वेन और तीसरा है हिपैटिक कॉर्ड या प्लेट्स। ग्लीसन कैप्सूल क्या है, कनेक्टिव फाइबर्स का जो है ना आपका शीथ है जो प्रत्येक लोब्यूल को घेर के रखता है, और ये केवल मैमेलियन लीवर में पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल मैमेलियन लीवर में पाया जाता है। कौन भाई, ग्लीसन कैप्सूल। अगला है सेंट्रल वेन। अब ग्लीसन कैप्सूल के बारे में अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि सर ये कहाँ आ गया, तो हम आपको ये थोड़ा सा दिखा देते हैं फिर से। ग्लीसन कैप्सूल देखो, ग्लीसन कैप्सूल आपको दिखा दे हम। ग्लीसन कैप्सूल ये आपका ये है ग्लीसन कैप्सूल। ये जो देख रहे हो ना लाइन, ब्लू रंग का जो लाइन है पूरा यहां से वहां तक, ये है आपका ग्लीसन कैप्सूल जो प्रत्येक लोब्यूल में होता है। देखो ऐसे, ठीक है, इधर भी है, इस सब में भी है, उधर भी है। और यही ग्लीसन कैप्सूल आपको यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा था। देखिए ये ग्लीसन कैप्सूल आपको नजर आ रहा था ऐसा, ठीक है बाबू। तो ये आपको हम बताना चाह रहे थे थोड़ा सा लोब्यूल के बारे में। हाँ, और इसको क्लास को यहाँ पर खत्म करेंगे। सेंट्रल वेन आपको दिखाई दिए बीच में था, ठीक है। हिपैटिक कॉर्ड क्या था भाई, तो प्लेट था जिसमें आपका क्या था, वो आपका सेंट्रल वेन से बाहर की तरफ लोब्यूल में सजा हुआ था। कौन, हिपैटिक सेल्स। यहाँ पर देखिए हिपैटिक कॉर्ड आपको ये है, ये हिपैटिक कॉर्ड है। ये जो देख रहे हो ना आप, ये सब क्या है, हिपैटिक कॉर्ड है। देखो एक हिपैटिक कॉर्ड है। हाँ, प्लेट ऑफ हिपैटोसाइट्स इसको बताए थे यहाँ पर। तो ये आपको हम बता रहे थे किसके बारे में, लीवर के प्रत्येक लोब्यूल के बारे में। तो आज जो है हम जो है यहीं पर ना है तो देख लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत है लोब्यूल तक तो पूछ लेंगे, और उसके बाद अगला दिन का जो क्लास